चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा वर्ड, प्रीपोजिशन का मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड जो क्या करेगा, पूरे सेंटेंस को एडजस्ट करेगा, पूरे सेंटेंस की पोजिशनल चीज को करेक्ट करेगा। तो ऐसा कोई वर्ड जो हम प्लेस करते हैं, लिखते हैं नाउन और प्रोनाउन को शो करने के लिए। अब ये नाउन और प्रोनाउन क्या है हम अलग से सीखेंगे। तो अभी आप इतना सीखिए, कभी भी नाउन प्रोनाउन का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो उसको कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। चाहे सेंटेंस के बीच में लगे, पहले लगे या एंड में लगे, उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। समझ में आया क्या होता है प्रीपोजिशन? ठीक है। अब प्रीपोजिशन कई टाइप के होते हैं, तो हम सारी कैटेगरी पढ़ेंगे, राइट? तो उसको हम देखेंगे। जैसे पहले मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूं, तो आपको पता चलेगा कि प्रीपोजिशन है क्या, होता क्या है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझो। ही गोज टू द स्टेशन। ही गोज टू द स्टेशन। तो यहां पे टू ने क्या किया? टू लगाने से क्या बन गई? ये दो सेंटेंस कनेक्ट हो गए। ही गोज इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वह जाता है। कहां जाता है किसने कनेक्ट कर दिया? टू ने। तो अब टू लगाने के बाद, टू द स्टेशन लगाने के बाद, एक तरीके से ऑब्जेक्ट जोड़ने के बाद ये सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर हम इसमें टू नहीं लगाते तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही राइट्स विद पेंसिल। अब ही राइट्स क्या है? एक नॉर्मल सी बात है, राइट? अब विद के बाद पेंसिल लिखने के बाद क्या हो गया? कंप्लीट हो गया कि वो क्या चीज लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, किसके थ्रू लिख रहा है। तो पेन भी हो सकता था, पेंसिल भी हो सकती थी, मार्कर भी हो सकता था। तो यहां पे विद ने क्या काम किया? प्रीपोजिशन का। किसका काम किया? प्रीपोजिशन। तो अब हम इसकी कैटेगरी पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास होती है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कनेक्ट करती है? इसमें आ सकता है, जैसे देखो, एट। एट का हम यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, अप टू का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, अभी हमने पीछे विद का यूज किया, बाय का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अबाउट का यूज करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं, और बिहाइंड का यूज करते हैं। तो ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई सिंपल प्रीपोजिशन। अब और कितने टाइप के होते हैं? एक होता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन। ये कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? डबल प्रीपोजिशन में कैसे वर्ड्स आते हैं? डबल प्रीपोजिशन में दो वर्ड्स जोड़ते हैं हम, जैसे जैसे आउट ऑफ, दो वर्ड। ठीक है ना? आउट ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड। देख रहे हो? ये दोनों ही प्रीपोजिशन है बट एक साथ यूज हो रहे हैं। ये आउट एक प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, बट आउट ऑफ मिलके एक प्रीपोजिशन बना। इस तरीके से फ्रॉम अलग प्रीपोजिशन है, बिहाइंड अलग है, लेकिन फ्रॉम बिहाइंड ये एक प्रीपोजिशन बना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल प्रीपोजिशन। थर्ड कौन से होते हैं? कंपाउंड। कौन से होते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन ये क्या करते हैं? इनकी क्या पहचान है? कंपाउंड प्रीपोजिशन को हम कैसे जानते हैं? इनका यूज हम करते हैं, ध्यान से सुनो, हम इसका मोस्टली यूज करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में इसका यूज करते हैं। तो अभी आप इतना समझिए, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इनसाइड, या बिलो, या अबाउट, या along, along. These are the example of what? बताओ, कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट,
मैंने कहा ना बस ये कैटेगरी वाइज हम पढ़ रहे हैं, बट जब इन सब के जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस कैटेगरी का। ये टीचिंग के एंगल से है, ताकि मैं आपके एग्जाम में अगर आ सकता है तो आ सकता है, डबल के एग्जाम्पल बताओ, कंपाउंड के। लेकिन जब फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे एग्जाम में आएगा तो हम पुट कर देंगे, हमें तब पता चल जाएगा कि हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे मान लीजिए टचिंग, जैसे टचिंग का एक एग्जांपल है, या ड्यूरिंग, हम बताते हैं ना, टाइम बताते हैं तो ड्यूरिंग का यूज करते हैं, ड्यूरिंग। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के। तो जब हम ऐसे दो वर्ड्स को जोड़ते हैं जहां पे ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, है ना, या फिर इंक्वायरिंग, तो ये सब पार्टिसिपल हैं। पार्टिसिपल में क्या होता है, ये एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी कहते हैं, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्लियर, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है डिसगाइज्ड। डिसगाइज प्रीपोजिशन। डिसगाइज प्रीपोजिशन, इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे एज, अ मंथ, या ओ क्लॉक। जब हम टाइम बताते हैं तो क्या जोड़ देते हैं, ओ क्लॉक, अपने आप जोड़ देते हैं, 6 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 10 o'clock। क्लियर, एज, अ मंथ, ओ क्लॉक। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसको मैं मिसलेनियस का नाम दूंगा, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि मुहावरे वगैरह जब हम बनाते हैं, कहावत वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसे हम बोलते हैं जैसे इन फेवर ऑफ, ऐसा हमने जोड़ दिया, या हमने बोल दिया इन प्लेस ऑफ, या हमने बोल दिया बाय वे ऑफ। ये सब किसके एग्जाम्पल चल रहे हैं, मिसलेनियस कैटेगरी। ठीक है ना, दीज आर अनदर टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। हाँ, ये नेक्स्ट कैटेगरी है ना, सिक्स कैटेगरी। इसको आप मिक्स कैटेगरी बोल सकते हो, या फिर इसको हम पेयर्स भी कहते हैं, इसको हम ये कैटेगरी भी बोलते हैं, PHRASEPRESITION। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी इज दिस, इन फेवर ऑफ, इन प्लेस ऑफ, बाय वे ऑफ, है ना, इन फ्रंट ऑफ, विद अ व्यू। दिस इज, अब कैटेगरी वाइज 7 हो गए। अब हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं और एक एक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तो हमें कैटेगरी से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हमें कैटेगरी जानना जरूरी। जैसे पहला मैं बनाता हूं एट के ऊपर, किसके ऊपर, एट के ऊपर बनाता हूं। बनाएं एट के ऊपर, बोलो। एट, एट का पहला एग्जांपल हो गया ही लिव्स, ही लिव्स एट इंदौर, ही लिव्स एट इंदौर। वह कहाँ रहता है, इंदौर में। अगर यहाँ पे दिल्ली लिख देता तो मैं क्या यूज करता, ही लिव्स इन दिल्ली। तो जब आप शहर को स्पेसिफाई कर देते हो तो एट लगाते हो। जैसे मैं रहता हूं, आई लिव इन तुगलकाबाद एट, सॉरी, आई लिव इन दिल्ली एट तुगलकाबाद। तो जब हम प्लेस को फिक्स कर देते हैं, जब जगह को फिक्स कर देते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, एट। ठीक है, क्योंकि इंदौर कहाँ है, एमपी में। इंदौर कहाँ है, एमपी में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शहर को स्पेसिफाई कर दिया। क्लियर। एक और एग्जांपल, शी विल कम
at 6 o'clock। अब यहाँ पे दोनों चीजें प्रीपोजिशन है, एट का यूज करना, टाइम से पहले एट का यूज होता है, और ओ क्लॉक भी एक प्रीपोजिशन है, हमने पीछे अभी पढ़ा। तो शी विल कम एट 6 o'clock। ठीक है, बोलो, समझ में आ गया? नेक्स्ट करें। अब हम सीखते हैं इन का यूज। किसका यूज? इन। ये तो बहुत आसान है इन का यूज। इसका यूज करते कब है? जब हमें कोई कंट्री को बताना हो, है ना। अभी हमने किसकी बात करी थी? कोई गांव, कोई निश्चित स्थान। अब हम यूज करेंगे कहाँ? जैसे कोई कंट्री बतानी हो, या कोई बड़े शहर का नाम बताना हो, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, या पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी हो। किसकी बात करनी हो? पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका पहला एग्जांपल लिखो। ही लिव्स, ही लिव्स इन कोलकाता। अब कोलकाता आ गया ना, कोलकाता में तो बहुत सारी जगह है, जगह नहीं बताई, तो ही लिव्स इन कोलकाता। क्लियर? नेक्स्ट, ही लिव्स इन द रूम। अब यहां पे इनका मतलब क्या है? अंदर। यहां पे इनका मतलब क्या है? अंदर। वह रूम में रहता है। ही ही लिव्स इन द रूम, वह रूम में रहता है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? बोलो। नेक्स्ट, वेरी इजी, बिटवीन। बिटवीन का यूज। बिटवीन हम कब लगाते हैं? जब दो चीजों के बीच में कोई बात कही जाती है, जैसे मैं और आप, तो बिटवीन लगेगा। या जब हम कोई चीज बांटते हैं दो लोगों में, तो बिटवीन लगता है। और अगर दो से ज्यादा लोग होते हैं तो क्या लगाते हैं? अमंग। क्या लगाते हैं? अमंग। तो बिटवीन कहाँ लगता है? टू पीपल, और टू प्लेसेस, और एनी टू आर्टिकल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? लिखो। इसका एग्जाम्पल हो गया पहला, डिस्ट्रीब्यूट these mangoes, distribute these mangoes between राम एंड हरि। राम एंड हरि। इसमें मैंने क्या बताया आपको? बिटवीन दो लोगों के बीच में लगता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड हरि। अब क्योंकि राम एंड हरि दो लोग हैं, ठीक है, क्लियर? और बनाए इसका सेंटेंस, बोलो। there arose there arose a dispute there arose a dispute between Ram and रावण। रावण। देयर, डिस्प्यूट का मतलब मतभेद, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद। तो देयर अरोज डिस्प्यूट बिटवीन राम एंड रावण। राम और रावण के बीच क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गया, लड़ाई हो गई, बातचीत हो गई। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं 3 लोगों में बनाऊं या 10 लोगों में बनाऊं, तो वहां क्या लग जाएगा बताओ? बिटवीन की जगह लग जाएगा अमंग। क्या लग जाएगा? अमंग। अब इसी का आप बनाओ, इसी का बनाओ जरा सेम सेंटेंस। अगर इसी का मुझे बनाना हो तो इसका क्या बन जाएगा? अमंग में, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग इंडियन टीम। अब इंडियन टीम में 11 लोग हैं, तो 11 लोगों में बांट दो आम। या इसको बनाना हो, देयर अरॉस डिस्प्यूट अमंग राम रावण एंड विभीषण। राम रावण एंड विभीषण। तो देयर अरॉस अ डिस्प्यूट, दीज अरॉस अ डिस्प्यूट राम रावण एंड विभीषण, सॉरी, अमंग राम रावण एंड विभीषण। ठीक है ना? अमंग के भी ये एग्जाम्पल हो गए। तो एक इसका नया बना लेते हैं, इसका नया बना लेते हैं। द फादर, द फादर डिवाइडेड, डिवाइडेड
his property, his property among among the among his कर दो, among his sons। अब उसके बच्चे दो से ज्यादा होंगे, तभी यहां पे क्या लग गया, among। तो फादर ने अपनी प्रॉपर्टी किस में बांट दी, बताओ, बेटों में बांट दी, और बेटे जरूर यहां पे कितने हैं उनके, दो से ज्यादा, इसलिए among लगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाय। बाय, दिस इज वेरी इजी एंड मोस्ट यूजफुल प्रीपोजिशन। तो बाय का यूज कब होता है, जब हम कोई काम किसी के थ्रू बताते हैं, जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया, या पुलिस ने चोर पुलिस के द्वारा पकड़े गए। तो जब हम किसी का माध्यम बताते हैं तो बाय लगाते हैं। तो एग्जांपल लिखो, राम वॉज बीटन बाय हिज ब्रदर। राम वॉज बीटन बाय हिज ब्रदर। राम वॉज बीटन बाय, एक तरीके से पैसिव वॉइस है, याद आ रहा है। राम वॉज बीटन बाय हिज ब्रदर, राम किसके द्वारा पिट गया, अपने भाई के द्वारा। ठीक है। दूसरा, दूसरा, हाँ, द थीफ वॉज। तो पैसिव में ही तो बाय लगाते हैं, मैंने बताया था ना पैसिव होता क्या है। पैसिव यही तो बताता है किसके थ्रू कौन काम किया गया। तो एक्टिव का अपोजिट में हर में बाय लगता है। These the thief was caught CAUGHT, थर्ड फॉर्म लगेगी ना, caught by the police, caught by the police। कॉप्स भी बोल सकते हैं, कॉप्स भी बोल सकते हैं, वो थोड़ा ऊंचे पद पे होते हैं। पुलिस को हम जनरली बोलते हैं, ऑफिसर्स को हम कॉप्स बोलते हैं नॉर्मली ना। ठीक है। तो द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, चोर किसके द्वारा पकड़े गए, पुलिस के द्वारा पकड़े गए। क्लियर यहां तक। बहुत से सेंट हाँ, ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं हम जो लिख तो सकते हैं, लेकिन उसकी रियल सेंस में मीनिंग नहीं आती, तो उसको हम ना ही यूज करें तो बेटर है। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, और वो है विद। विद हो गया ना, नहीं हुआ, विद। नेक्स्ट कैटेगरी लिखते हैं विद। विद, ये भी बहुत आसान है। विद का यूज क्या होता है, जब हम ये बताते हैं कि कौन चीज किससे क्या कर रही है, कौन चीज किससे क्या कर रही है। जैसे सिंपल एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या द लॉयन वॉज, लिखो, द लॉयन वॉज, द लॉयन वॉज किल्ड बाय राम, द लॉयन वॉज किल्ड बाय राम विद अ सॉर्ड। विद अ सॉर्ड, सॉर्ड मतलब तलवार। द लॉयन वॉज, लॉयन मारा गया किसके, राम के माध्यम से, बाय राम। लेकिन राम ने कैसे मारा, विद अ सॉर्ड, तलवार से मारा। तो यहाँ पे दो दो मिल गए, दो दो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, बाय भी है, विद भी है। हाँ, हाँ, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है। विद क्या करता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताता है। जैसे यहाँ पे बाय राम, यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट है, लेकिन राम का ऑब्जेक्ट क्या है, राम ने किससे मारा, विद अ सॉर्ड। ठीक है। हाँ, तलवार से। ही किल्ड, ही किल्ड a snake, सांप। he killed a snake with a stick, stick, छड़ी से, छड़ी से, लकड़ी से। उसने सांप को कैसे मार दिया, विद a stick। क्लियर, बोलो। इसी तरीके से आफ्टर का यूज करते हैं अब। आफ्टर, ये भी आसान प्रीपोजिशन है। आफ्टर, इसमें हम कैसे यूज कर रहे हैं, आफ्टर कैसे यूज होता है, जो टाइम बीत गया उसके बारे में बात करते हैं।
जो टाइम बीत गया, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि राम केम टू सी मी आफ्टर 3 days। राम मुझे देखने आया, लेकिन कितने दिन बाद आया? 3 दिन बाद। तो राम केम टू सी मी आफ्टर 3 days। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता केम अ केम सॉरी केम आफ्टर अ मंथ। सीता कितने महीने बाद आई? 1 महीने बाद आई। ठीक है, सीता केम आफ्टर अ मंथ। सीता सीता, शी नहीं, सीता। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, शी भी लिख सकते हैं, शी। नेक्स्ट हमने टेंस में पढ़ा था सिंस और फोर। तो यहाँ पे सिंस और फोर, यहाँ पे सिंस और फोर, ये वही सिंस और फोर है जो वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में आते थे। तो सिंस का मैंने बताया था कब यूज होता है। नहीं नहीं, सेम है। सिंस का यूज क्या है बताओ? पॉइंट ऑफ टाइम का जब हम बताते हैं तो सिंस यूज होता है। और एक और सिंस का मतलब है, सिंस को मतलब हम बताते हैं जब हम किसी चीज का रीजन बताते हैं। समझ रहे हो? जब किसी का रीजन बताते हैं, ठीक है ना। तो इसकी बनाते हैं सेंटेंस। ये तो बहुत आसान है, आप बना चुके हो बहुत सारा टेंस में ऑलरेडी। आई हैव बीन रीडिंग, लिखिए। हाँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं कब से पढ़ रहा हूं? आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया। दूसरा और क्या बन सकता है? शी हैज बीन। सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है। हाँ, दिस इज ये हैज बीन कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इसी में हैड लग जाता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो शी हैज बीन सफरिंग, नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। उसे कब से बुखार हो रहा है? शी हैज बीन सफरिंग, वो बुखार से कब से सफर कर रही है? सिंस मंडे, मंडे से उसको बुखार आ रहा है। क्लियर? इसका उल्टा होता है फॉर, नेक्स्ट प्रीपोजिशन। फॉर का यूज कब होता है? जब हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 साल, 5 साल, इस तरीके से। इसी में आप फॉर जोड़ दो और क्या लगा दो? पीरियड जोड़ दो, तो बन जाएगा क्या? नेक्स्ट प्रीपोजिशन। इसमें मैं नया बनाता हूं, आई हैव रेड, आई हैव रेड नथिंग, आई हैव रेड नथिंग फॉर 5 days। 5 days, मैंने 5 दिनों से कुछ नहीं पढ़ा है। आई हैव रेड नथिंग फॉर 5 days। नेक्स्ट, he has been, he has been here, he has been here for 4 days। he has been here for 4 days, वह यहाँ कब से है बताओ? he has been here, वह यहाँ कब से है? 4 दिनों से यही है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम। नेक्स्ट, फ्रॉम।
फ्रॉम का यूज कब करते हैं हम? फ्रॉम का हिंदी मतलब होता है से। नॉर्मली फ्रॉम का मतलब होता है से, है ना? जब हम कोई चीज को बताते हैं, जैसे आई स्टार्टेड टू रीड, आई स्टार्टेड टू रीड फ्रॉम मंडे। मैंने पढ़ाई कब से शुरू करी? आई स्टार्टेड टू रीड फ्रॉम मंडे। ठीक है, एक और बनाते हैं। राम वर्क्स राम वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। राम कब से कब तक काम करता है? राम वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। राम सुबह से शाम तक काम करता है। क्लियर? चलो अब ध्यान से समझो। दो बहुत ही क्लोज प्रीपोजिशंस हैं, उसमें गलती ना हो, इन दोनों पे पूरा फोकस करो। बिल्कुल क्लोज हैं। एक है बिसाइड, एक है बिसाइड। अब इसमें क्या है, एक में बिसाइड है और एक में हम पढ़ेंगे एस लग जाएगा, बिसाइड्स, लेकिन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। इस बिसाइड का मतलब होता है साइड बाय साइड, बाजू में, बाजू में, है ना? इस बिसाइड का मतलब है साइड बाय साइड, या आपके बाजू में कौन है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेट ही सेट बिसाइड मी। वह कहां बैठ गया? मेरे बगल में बैठ गया। ही सेट बिसाइड मी। नेक्स्ट है द हाउस इज द हाउस इज स्टैंडिंग द हाउस इज स्टैंडिंग बिसाइड द सी। घर कहां खड़ा है? घर कहां है? द हाउस इज स्टैंडिंग बिसाइड द सी, बिल्कुल समुद्र के बगल में। तो इस बिसाइड का मतलब क्या हुआ? बगल में। अगला क्या है, ध्यान से समझो। बी साइड्स, एस लग गया यहां पे। दोनों में किसका फर्क है? एस का। बिसाइड्स इसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, इन एडिशन टू। जैसे मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं ना, इसमें बिसाइड का मतलब था साइड बाय साइड, है ना, बगल में, बाजू में। इस बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, इसके अलावा। जैसे मैं बोलूं, उसकी शादी में पापा के साथ साथ मौसी भी आई थी, तो बिसाइड मतलब और एक्स्ट्रा क्या हुआ। देखो एक सेंटेंस बना रहा हूं। बिसाइड्स द गर्ल बिसाइड्स द गर्ल देयर वर बॉयज ऑल्सो। तो यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब क्या है? लड़कों के, सॉरी, लड़कियों के अलावा। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम लड़कियों का था, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अरे यार, लड़कियों के साथ तो लड़के भी आए थे। तो बिसाइड्स द गर्ल देयर वर बॉयज ऑल्सो। एक और देखो, दोनों में फर्क है। बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड, बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वॉज फाइंड, ही वॉज फाइंड। पनिशमेंट तो मिली ही मिली, फाइन भी लग गया। मतलब इन एडिशन टू, दो चीजें एक साथ हो गई, पैसे भी देने पड़ गए। बीइंग बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वॉज फाइंड ऑल्सो, या ही वॉज फाइंड, इतना कर दो, ये भी ठीक है। मतलब उसको क्या हो गया? पनिशमेंट भी दी पुलिस वालों ने और फाइन भी लगा दिया। जैसे ये मान लो कि तुम बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहे थे, तो तुम्हारे 200 रुपए का चालान भी कट गया, और तुम्हारे पास क्या हुआ? उठक बैठक भी लगवाई पुलिस वालों ने, या दो चांटे भी धर दिए। उठक बैठक नहीं लगाते? तो इन दोनों को ध्यान से समझ लो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बिसाइड और बिसाइड्स। क्लियर? समझ में आ गया? सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिसाइड और बिसाइड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट इनटू। इनटू ये क्या है? किसी चीज का मोशन बताता है, किसी चीज का मोशन बताता है, गतिशीलता हिंदी में बोलते हैं।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अ बॉय, a boy fell, a boy fell into the river, into the river. बच्चा कहाँ गिर गया? नदी में। तो नदी कैसी होती है? ऐसी होती है नदी। मान लो बच्चा बाहर खड़ा था, बाहर से अंदर गिर गया, है ना? तो ये मोशन है। एक बच्चा चाहे खड़े खड़े गिर गया हो, भागते हुए गिर गया हो, ये मोशन है। कहां से कहां पहुंच गया? कहां से कहां पहुंच गया? नॉर्मल से फिर रिवर पे पहुंच गया। तो हमने क्या लगाया? इनटू। नेक्स्ट लिखो, शी वॉज, रिवर, रिवर, रिवर। एक साथ दो तीन नदियों में थोड़ा ना गिरेगा। शी वॉज बादिंग, शी वॉज बादिंग इनटू, इनटू द टैंक, इनटू द टैंक। हाँ, शी वॉज बादिंग इनटू द टैन। इस तरीके से एक टैन है, उसमें वो इसके अंदर नहा रही है, अंदर। ये भी एक मोशन को बता रहा है। इनटू, अंदर, टैंक। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है देन, THAN, देन। देन वैसे तो कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे, कंजंक्शन एक ग्रामर है ना? लेकिन इसका कभी कभी यूज प्रीपोजिशन के थ्रू भी होता है। ये प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस देखो। आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट वर्क फॉर मोर देन, आई कैन नॉट वर्क फॉर मोर देन 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट वर्क मोर देन 2 आवर्स। 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक बार में। मतलब इकट्ठा मुझे कोई बोले 2 घंटे पढ़, तो मैं नहीं पढ़ सकता। एक और सेंटेंस बनाते हैं। आई कैन नॉट वर्क फॉर मोर देन 2 आवर्स एट अ टाइम। एक ही टाइम में, एक ही घंटे। हाँ। नेक्स्ट, ही इज नॉट रेडी, he is not ready to accept, he is not ready to accept less than, less than a rupee, less than a rupee for his pen. He is not ready to accept less than a rupee for his pen. 1 रुपए से कम वो बंदा ले ही नहीं रहा। ये वैसे सेंटेंस पुराना हो गया, पुराने जमाने का हो गया। 1 रुपये में तो आजकल कुछ आता ही नहीं है। तो हमें लिखना चाहिए 10 रुपी या 20 रुपीज या 50 रुपी। तो ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लेस देन अ रुपी फॉर दिस पेन या हिज पेन। वह अपने पेन के लिए क्या कर रहा है? 1 रुपए से कम का भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर? क्लियर हुआ? चलो, अब हम देखते हैं आगे बट। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन आ गया बट। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ज्यादातर सेंटेंस में बट लगा होता है। बट का मतलब होता है लेकिन। बट का हिंदी अर्थ है लेकिन। ये वैसे कंजंक्शन भी है, हम पढ़ेंगे आगे। कंजंक्शन, वर्ड को जोड़ने वाला, ये कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है। जैसे इसका बनाते हैं एक, एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनेगा? ऑल दी बॉयज, ऑल दी बॉयज, ऑल दी बॉयज लेफ्ट द गेम, all the boys left the game but Sunil still playing। इसका मतलब क्या हो गया?
सारे बच्चे गेम छोड़ के चले गए लेकिन सुनील क्या कर रहा है, अभी भी खेल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नन, नन, बट के ऊपर प्रिपोजिशन बना रहे हैं ना हम लोग। ऑल द बॉयज, नहीं नहीं, फर्स्ट और ये सेकंड हैं, अभी हैं, आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहिए। आगे कितने हैं कितने नहीं, मैंने हमेशा बोला प्रेजेंट पे काम किया करो। ऑल द बॉयज लेफ्ट द गेम, पहला सेंटेंस, बट सुनील स्टिल प्लेइंग। नन बट, नन बट शी डिजर्व, नन बट शी डिजर्व प्रेज। कोई भी नहीं लेकिन शी, एक लड़की की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है, कोई भी, मतलब प्रेज का मतलब क्या था, प्रशंसा के लायक नहीं है, लेकिन वो लड़की है, शी डिजर्व प्रेज। किसी लड़की को हम बोल रहे हैं, बाकी तो सब नालायक हैं, लेकिन वो लड़की शाबाशी के लायक है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बनाते हैं टिल के ऊपर। टिल, पहला बनाते हैं। टिल का मतलब होता है एक तरीके से तक, हिंदी में इसका मतलब होता है तक। ही वर्कड इन ऑफिस टिल, he worked in office till 9 o'clock। he worked, उसने कब तक काम किया ऑफिस में, 9 बजे तक, 9 बजे तक। he worked in office till 9 o'clock। नेक्स्ट, I will teach you till you become a doctor। मैं तुम्हें कब तक पढ़ाऊंगा, जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाते। आई विल टीच यू टिल यू बिकम अ डॉक्टर। मैं तुम्हें तब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाते। आगे चलें अब। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं, मिक्स बनाते हैं। अब हम मिक्स किसके ऊपर बनाएंगे, वो मॉडल्स हैं, कैन कुड शुड वुड मॉडल्स हैं। लेकिन आप जब मॉडल्स के सेंटेंस बनाओगे तो उसमें भी प्रीपोजिशन लगा सकते हो। प्रीपोजिशन तो हर टाइप के ग्रामर में आएगा ना। प्रीपोजिशन तो छोटे से वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं, वो चाहे वो टेंस के हो चाहे मॉडल्स के हो। हाँ, द भी आएगा, द। हम्म, हाँ, द वैसे आर्टिकल में आता है। ठीक है। हम्म, लेकिन हम पढ़ेंगे, उसकी भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आओ। अब हम देखेंगे एक साथ ऑन एंड अपॉन के सेंटेंस बनाएंगे। ऑन एंड अपॉन, इसका पहला सेंटेंस बनाते हैं। सम बुक्स, सम बुक्स नहीं, सम बुक्स वर ऑन द टेबल। सम बुक्स आर ऑन द टेबल। कुछ बुक्स कहाँ हैं, टेबल के ऊपर हैं। ऑन का मतलब ऊपर। ठीक है जी, बोलो। ऑन द टेबल, सम बुक्स आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट बनाते हैं, अब अपॉन के ऊपर बनाते हैं। द कैट, यस यस, अलग अलग है, तभी एक साथ बना रहा हूं ना, ऑन का और अपॉन का, फिर डिफरेंस समझेंगे हम। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। देखो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क क्या है। सम बुक्स वर ऑन द टेबल, कुछ किताबें कहां पे थी, टेबल के ऊपर। ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर। अब इसमें क्या है, इसमें भी टेबल है, लेकिन यहां क्या सेंटेंस बन रहा है, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। टेबल में कूद गई, यानी पहले कहीं और थी, अब टेबल में आ गई। ठीक है ना, जंप्ड अपॉन द टेबल।
और यहाँ पे क्या है, सम बुक्स वर ऑन द टेबल, पहले से ही वहां पे टेबल में थी, हम बता रहे हैं। क्लियर? बोलिए। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन बनाते हैं जो एक अच्छी कैटेगरी के हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है फेजेस प्रीपोजिशन, PHRASE, फेजेस प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, दो वर्ड्स एक साथ होते हैं, इसे हम बोलते हैं फेजेस प्रीपोजिशन। क्या मैंने बोला? इसमें दो वर्ड एक साथ होते हैं, उन दोनों को एक साथ लगाया जाता है, इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे पहला मैं बना रहा हूं एग्री विद, अब ये जहां भी होगा तो दोनों एक साथ लगेंगे, तो इसमें क्या बनेगा, आई डू नॉट एग्री विद यू। तो यहां पे क्या है, ये सब्जेक्ट के साथ जब भी ये वर्ब लगेगी, एग्री एक वर्ब है, तो सब वर्ब के साथ विद लगेगा, तो इसका मतलब ये फेजेस प्रीपोजिशन का एग्जांपल है। अग्री विद, आई डू नॉट अग्री विद यू। नेक्स्ट इसी का एक और बन सकता है एंग्री विद, पहले था सहमत होना, अब है गुस्सा होना। इसका क्या बना सकते हैं, द टीचर इज एंग्री विद रवि। टीचर किससे नाराज हैं, रवि से नाराज हैं। क्लियर हो रहा है? वर्ब के साथ क्या लग रहा है, प्रीपोजिशन साथ में लग रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फेजेस प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड का मतलब डरना, डर लगता है, भयभीत हो जाना। अफ्रेड ऑफ, किससे डरते हो, तो जब बनाओगे तो क्या लगाओगे, एक साथ। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं, द एंग्री विद अलग है, एग्री विद अलग है, एंड दिस इज थर्ड वन, अफ्रेड ऑफ। दिस इज थर्ड, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ में क्या बनेगा, मैं डरता हूं, किससे डरता हूं लिखना पड़ेगा, तो द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। बियर से डर रहा है बच्चा, किससे डरता है, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, भालू से डर गया, बच्चा भालू से डर गया। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट, फिट फॉर। अब यहां पे तीसरा है अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, बच्चा भालू से डर गया, भयभीत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है फिट फॉर। फिट मतलब आप किसी चीज के लिए फिट हो, किसके लिए फिट हो, तो सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, नाउ ही इज फिट फॉर हिज ड्यूटी। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं, चोट लग गई थी किसी के, डॉक्टर बोल रहे हैं नाउ ही इज फिट फॉर हिज ड्यूटी, अब ये अपने काम करने के लायक है, सक्षम है। क्लियर? नेक्स्ट बनाए, बोलिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बनाते हैं किसके ऊपर, फाउंड ऑफ। व्हाट इज फाउंड, फाउंड ऑफ मी मतलब आप किसी चीज के शौकीन हो, फॉन्ड ऑफ, आप किसी चीज के शौकीन हो, जैसे खाने के शौकीन, समझ, किसी चीज का शौकीन हो आप, गाना गाने के शौकीन। इसका सेंटेंस बनाइए, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, मैं किसका शौकीन हूं बताओ, फॉन्ड ऑफ मतलब
शौकीन होना, आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, या आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग चेस, या आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल, जो भी आपका जो शौक है। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं प्राउड ऑफ। अब आपको गर्व है, प्राउड ऑफ, आपको गर्व है, किस पे गर्व है, आप उसका सब्जेक्ट बना दो। वी आर प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ सिंगिंग आर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, वी आर प्राउड ऑफ सिंगिंग आर नेशनल एंथम। हम अपने राष्ट्रगीत को गाने का क्या महसूस करते हैं, प्राउड ऑफ, हमें क्या महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। या एक और सेंटेंस क्या बन सकता है, वी आर प्राउड ऑफ आर मदरलैंड। या एक और बन सकता है, आई एम प्राउड ऑफ माई नेवी, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन नेवी। ठीक है, क्लियर। सेवेंथ, अब है श्योर, श्योर ऑफ। श्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, लेकिन यहाँ पे श्योर ऑफ का मतलब है पूर्णतः विश्वास। जैसे मैं आपको बोलूं क्या आपके अच्छे नंबर आएंगे इस साल इंग्लिश में, तो आप बोलोगे यस आई एम श्योर ऑफ माई गुड मार्क्स, यानी आप बिल्कुल सुनिश्चित हो, आपको कोई डाउट ही नहीं है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। एट्थ, फेथफुल टू, फेथफुल टू, फेथफुल का मतलब होता है वफादार होना। अब आप वफादार किसके लिए हो, तो सेंटेंस बनाओगे प्रीपोजिशन का यूज करके, द डॉग इज फेथफुल टू इट्स मास्टर। मास्टर वो होता है जो कुत्ते को पालता है, तो द डॉग इज फेथफुल टू इट्स मास्टर। और वैसे भी कुत्ते को वफादारी के लिए जाना जाता है, याद है ना, कुत्ते को हम वफादारी की वजह से उसकी प्रशंसा करते हैं। तो द डॉग इज फेथफुल टू इट्स मेंबर, जैसे हम बोल सकते हैं आर सोल्जर इज फेथफुल टूवर्ड्स आर कंट्री। ठीक है ना, नेक्स्ट सेटिस्फाई विद, सेटिस्फाई विद। अब आप क्या हो, सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, लेकिन किस बात से हो, किससे सेटिस्फाई हो, तो सेंटेंस बनाओगे माय फादर इज सेटिस्फाइड, माय फादर इज सेटिस्फाइड विद माय स्टडी, यानी मैं पापा को पागल नहीं बनाता, मेरे पापा मेरी स्टडी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। मैं ऑनलाइन पढ़ाई जब करता हूं तो पढ़ता ही हूं, गेम नहीं खेलता, यानी सेटिस्फाइड है मेरे फादर मुझसे। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट है शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की तंगी, किसी चीज। नेक्स्ट, शॉर्ट ऑफ, डू नॉट टॉक इन फ्यूचर और पास्ट, टॉक इन प्रेजेंट। शॉर्ट ऑफ, अभाव, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, तो किसी के पास पैसों की कमी है, किसी के पास कपड़ों की कमी है, किसी के पास नॉलेज की कमी है, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, सम पीपल, सम पीपल आर शॉर्ट ऑफ मनी, सम पीपल आर शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, शॉर्ट ऑफ मतलब तंगी होना। नेक्स्ट, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, जैसे आपके मम्मी पापा आपकी देखभाल कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मेरी देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, तो लुक आफ्टर मतलब
देखभाल करना, तो पेरेंट्स लुक आफ्टर, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है लाफ एट, लाफ मतलब हंसना, लेकिन किस पर हंसना, तो एट लगाओगे आप। जैसे आपके फ्रेंड आप पर हंसते हैं तो आप क्या बोलोगे, माई फ्रेंड लाफ एट मी, या आप बोलोगे मेरी सिस्टर मुझ पर हंसती है तो माई सिस्टर लाफ एट मी। ठीक है, तो लाफ एट में बताएंगे हम कौन किस पे हंस रहा है, तो इसका सेंटेंस बनाते हैं, मोहन वॉज, मोहन वॉज laughing at Ravi, मोहन वॉज laughing at रवि, मोहन किस पे हंस रहा है बताओ, रवि पे हंस रहा है। राइट, समझ में आया? देखो एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम चार चीजें सीख लेते हैं एक ही डायग्राम में। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, इसके हम नीचे आ गए, ये ऊपर, ऊपर को क्या बोलते हैं, एबव, क्या बोलते हैं, एबव। ठीक है, या बोल सकते हैं ओवर, ठीक है ना, ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एबव या ओवर। नीचे जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एबव का उल्टा बिलो, क्या होगा, बिलो, या ओवर का नीचे अपोजिट अंडर। ठीक है, ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से अगर हम ऊपर जाते हैं तो वी विल यूज ओवर, ओवर या एबव, नीचे आएंगे तो बिलो या अंडर। अगर हम राइट साइड जाते हैं क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे हो, एक पर्सन यहाँ खड़ा है बी, एक पर्सन यहाँ खड़ा है डी। ठीक है, तो और ये जो पर्सन है ये मान लो है ए का जो फेस है वो इस तरफ है, क्या है, किस तरफ है, डी की तरफ। समझ में आ रहा है? बीच में ए खड़ा है और ए का फेस डी की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है ना, ए किसके सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ डी। समझ में आया? ए किसके सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ डी। अब ए के पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि ए का फेस तो इस तरफ है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बिहाइंड, बिहाइंड। ठीक है ना, तो यहां पे क्या बोलेंगे, बी इज सिटिंग बिहाइंड ए। ठीक है ना, एंड डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए। क्लियर हुआ है डायग्राम से? बिल्कुल।